कंडक्टर इंसुलेटर है कुछ करोगे। मटेरियल के 3 टाइप होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। उसके बाद वी हैव सीन कि किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, चार्जेस विल इंड्यूस सच दैट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। फिर हमने समझा था कि जो इक्विपोटेंशियल रीजन की तरीके से वो काम करेगा, जो कंडक्टर होगा वो कैसा बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल रीजन बन जाएगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ अक्यूमुलेट होंगे, नेगेटिव एक तरफ अक्यूमुलेट होंगे। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इंड्यूस्ड वर्सेस ई एक्सटर्नल ज़ीरो हो जाएगी। मतलब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो सिचुएशन क्या होगी, अंदर के सारे चार्जेस रीअरेंज होना स्टार्ट कर देंगे और ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि अंदर भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर टेम्पररी इक्विपोटेंशियल रीजन क्रिएट हो जाएगा। सिंपल, सब कुछ याद है। इक्विपोटेंशियल रीजन 3-4 चीज़ें कराई थी। व्हेन वी प्लेस अ न्यूट्रल कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस अरेंज देमसेल्फ इन सच अ पैटर्न दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। फिर लिखाया था कि बिकॉज ऑफ द अबव पॉइंट वी कैन से दैट कंडक्टिंग मटेरियल स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन। फिर इक्विपोटेंशियल रीजन होने की वजह से क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलरली, ऐसे। सिंपल। तो ये इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, सब कुछ हमें पता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सॉल्व करते हैं। आई थिंक 17 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन। एक सरफेस है स्फीयर, न्यूट्रल कंडक्टर, उससे डी डिस्टेंस दूर, आर रेडियस है, डी डिस्टेंस दूर एक चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज से पोटेंशियल फाइंड करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, ये उसका सेंटर है। फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए। ऑप्शन दे देता हूँ। શું છે એ એના સપોર્ટમાં કોણ છે, एक જ जन છે, तनिष એકલો જ છે। जुआ खेल रहा है कि सच में किया है? नहीं, मेरे को तो डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा है, बाकी आगे नहीं सोचा। ठीक है, बद्दा एक है। सी सी ओके सी। हाँ बाजू सी। सी किस लॉजिक से बोल रहे हो कि डी स्क्वायर इधर आर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन रूट, बराबर। पर એવું नहीं થાય, आंसर डी છે, डी। એવું भी नहीं થાય। सिंपल लॉजिक क्या था यहाँ पे, इसीलिए मैंने रिवाइज कराया आके वक्त तुरंत कि भाई इट विल वर्क एज अ इक्वी पोटेंशियल रीजन। तो ये पूरा सेंटर जो है दैट विल वर्क एज अ इक्वी पोटेंशियल रीजन। यहाँ पे 2 पोटेंशियल होंगे, इस सी पॉइंट के 2 पोटेंशियल होते हैं। एक सी पे बाहर के चार्ज की वजह से, सबसे बड़ा लॉजिक क्या होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे थोड़ी अलग होगी, यहाँ पे थोड़ी और अलग होगी, समझ में आ रहा है। पर इस एक लाइन में तो सेम ही होगी, एक वो लॉजिक है।
और क्या समझ सकते हैं कि पोटेंशियल ऑन पॉइंट सी, उधर दो पोटेंशियल होंगे, एक सी क्यू और एक सी आई। सी आई मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से होने वाला पोटेंशियल। इंड्यूस चार्ज मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो आई उसकी वजह से इसके अंदर भी क्या होगा, इंडक्शन होगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो इधर सारे माइनस इंड्यूस होंगे, इधर प्लस इंड्यूस होंगे। लेकिन ये तो इक्वल डिस्टेंस पे है सी पॉइंट से, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बचा ओनली सी क्यू। अब सी से क्यू डिस्टेंस कौन सा है, डी, तो के क्यू बाई डी विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है? हमें लॉजिक क्या समझना था कि जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है वो भूलना नहीं है। सिंपल एनसीईआरटी में इतना कोई इसका यूज़ नहीं है, पर जो भी एंट्रेंस के क्वेश्चन है इसमें इसका बहुत यूज़ है। इसमें फर्स्ट टॉपिक पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिंपल कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई इट विल वर्क एज ए इक्विपोटेंशियल रीजन, तो अंदर से निकलने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो एक ये यूज़ देख लिया, अब ये वाला यूज़। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ लॉजिक बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। समझ में आ रहा है? और अजीब क्वेश्चन आ लूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमने रटी हुई है, लेकिन उसका यूज़ एकदम अलग ही आता है। ये सिमिलर पैटर्न में है। चलो इधर ध्यान दो। सिमिलर एक न्यूट्रल कंडक्टर है, उससे 3r सेंटर से 3r डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए सिचुएटेड सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है। नहीं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड करो। इंड्यूस्ड चार्ज यहाँ समझ में आया क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कुछ आएगी, उसकी वजह से इंडक्शन होगा, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। दो पोटेंशियल होंगे, एक पोटेंशियल ऑन सी ड्यू टू चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन सी ड्यू टू इंड्यूस्ड ऑल्सो। तो दोनों पोटेंशियल को कंसीडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। આ ટાઈપના આપણી પાસે 6 एक्सरसाइज થઈ જશે। હમણાં ઉપર 1 મિનિટ कॉन्फिडेंस આવશે ધીમે धीमे। इधर ध्यान दो। अब वी ए आई चाहिए तो क्या कर सकते हैं? वी नो दैट कि इट विल वर्क एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन। तो इक्विपोटेंशियल रीजन के तरीके से वर्क करेगा तो वी सी इक्वल टू वी ए। पर सी के ऊपर भी दो पोटेंशियल होते हैं, वी सी क्यू प्लस वी सी आई। मतलब बाहर के क्यू की वजह से एक पोटेंशियल अंदर जो इंड्यूस हुआ उसकी वजह से, बराबर। पर ये तो ज़ीरो है, हमने अभी समझ लिया, बिकॉज वो सेंटर पॉइंट पे है, दैट्स व्हाई ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ए के अभी क्या ऑप्शन बनेगा? ए क्यू प्लस वी ए आई, ये हमको चाहिए। वी सी क्यू के क्यू बाई डी, डी कितना है? 3r डिस्टेंस है, तो 3r। ये क्या बन जाएगा? के क्यू अपॉन 3r प्लस r/2। और ये नहीं पता है तो मिल जाएगा। सिंपल आने पहली वजू लई जाता है जैसे आंसर, के क्यू बाई 21r। ना हो जाएगी वी ए आई। पहला वी ए लख्यू પછી रिपेयर कराયું है कि वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो क्वेश्चन સાંભળીને મગજ ના કામ કરે, પણ જો આ પ્રોપર્ટી ખબર હોય તો કામ થાય। हर पोटेंशियल के लिए दो पार्ट निकलेंगे, एक बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल, एक जो अंदर इंड्यूस हुआ उसकी वजह से पोटेंशियल। और सी पॉइंट पे ज़ीरो होता है क्योंकि सी इस माइनस चार्ज से भी सेम डिस्टेंस पे है, प्लस से भी सेम डिस्टेंस पे है, तो प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, दैट्स व्हाई ये ज़ीरो हो जाएगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, सॉल्व हो जाएगा।
तो अभी तक क्या प्रॉपर्टी समझी हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखेंगे तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। उसका मतलब क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, उसका मतलब क्या निकलता है, E इज इक्वल टू dV/dr, वो फॉर्मूला था हमारे पास, ये भी याद होना चाहिए। तो इक्विपोटेंशियल रीजन बना पर कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई और dV/dr, किसी की चीज़ का डेरिवेशन ज़ीरो कब आता है, जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। तो पोटेंशियल मस्ट भी कांस्टेंट रहा होगा तभी ज़ीरो हुआ होगा, विच मीन्स इट विल वर्क एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन। तो इसका मतलब हमें एक जो लाइन हमने लिखी थी उसका मतलब ये समझना है, किसी भी कंडक्टर को का इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो तो चार्ज इंड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, होगी तो इक्विपोटेंशियल रीजन बनेगा। अब इक्विपोटेंशियल रीजन के दो मतलब कि अंदर सारी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सेम होगा, और क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अंदर घुसेगी और निकलेगी वो परपेंडिकुलरली घुसेगी और निकलेगी, टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली। तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का यूज़ पता होना चाहिए, सिंपल। फिर लॉजिक लगाना है कैसे क्या करना है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम का चीज़ सुना हुआ है, कंडक्टर्स के बारे में 2-3 चीज़ ये लिख लिया। अब क्या समझ रहे हैं, एक और प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Suppose we have a random conductor like this, and if we give some charge Q to this conductor, तो उस चार्ज के साथ क्या होगा, वो कंडक्टर इसके अंदर कैसे, चार्ज इसके अंदर कैसे अक्यूमुलेट होगा। सपोज आप किसी भी कंडक्टर में चार्ज दो, मतलब माइनस निकाल लो या फिर पॉजिटिव चार्ज निकाल लो। सबसे पहले कंडक्टर कैसा होता है, न्यूट्रल कंडक्टर। उसको चार्ज कंडक्टर कैसे करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं या तो निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर कम होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालेंगे तो माइनस चार्ज हो जाएगा। ऐसा समहाउ कोई प्लस चार्ज या फिर कोई भी चार्ज यहाँ पे अंदर इसको दिया तो वो प्लस चार्ज अब अपने आप स्प्रेड हो जाएगा कि आपको करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर के ऊपर थोड़ा भी चार्ज रखोगे अपने आप हो जाएगा। तब हमको समझना है कि वो कैसे स्प्रेड होगा, तो वो समझने का क्या तरीका हो सकता है। वी हैव गिवन सम चार्ज टू अ कंडक्टर, तब वो न्यूट्रल नहीं रहा। अभी तक हमने न्यूट्रल की बात करी कि न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। अभी यह कि चार्ज दिया तो वो कैसे बिहेव करेगा। अब जैसे ही चार्ज हमने इसको दिया, अज्यूम अ गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। जस्ट इनसाइड मतलब एकदम अंदर से एक गॉसियन सरफेस सोचो। अब गॉसियन सरफेस सोचा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, चार्ज हमने बाहर से दिया हुआ है तो अंदर तो कोई चार्ज आया नहीं। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो गॉसियन सरफेस बाउंड करता हो ऐसा कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी ए इक्वल टू क्या आ गई, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब फ्लक्स भी 0 है, सिंपल। तो फॉर एनी कंडक्टर इफ वी गिव सम चार्ज एक्सटर्नली टू द कंडक्टर, मतलब इफ द कंडक्टर इज नॉन न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या सोचना है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज देंगे तो वो उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट करेगा, अंदर नहीं जाएगा। इट विल नॉट पेनिट्रेट द सबस्टेंस। तो इसके लिए प्रॉपर्टी लिख लो, डायग्राम बनाओ। उसका सेकंड केस भी कर लो कि सेम कंडक्टर के अंदर अगर अंदर कैविटी है, एम्प्टी स्पेस है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि अगर कंडक्टर के अंदर एक होल बना दो, उसको एम्प्टी कर दो, एम्प्टी कर दिया कंडक्टर, सेम केस फिर से होगा। चार्ज दिया तो इधर चार्ज बना दो, कंफ्यूजन ना हो।
ये नॉर्मल बोर्ड्स में कराई हुई थियरी है, कुछ नया नहीं है कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे ही रहेगा। क्यों सरफेस पे रहेगा, ये उसका रीज़न था, ये उसका कंसेप्ट है। हमने याद तो रखा हुआ है कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे जाएगा। क्यों जाएगा, तो ये उसका रीज़न। फिर उसके बाद एक एम्प्टी कंडक्टर बनाया। एम्प्टी कंडक्टर बनाने के बाद फिर से वही गॉसियन सरफेस इसके अंदर सोचो, तो वापस इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आया, सारा चार्ज बाहर रह गया, सरफेस के ऊपर ही रह गया। तो जो उसके लिए हुआ वही इसके लिए हुआ। लेकिन इसमें समझ में क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्ड यूज़ किया था इसके लिए कि इफ़ यू आर सिटिंग इन योर कार, तो कार एक मेटल की बनी हुई है, अंदर आप बैठे हुए कैविटी के अंदर, तो आपके ऊपर अगर कोई बिजली गिर जाए तो आपको लगेगी कि नहीं लगेगी, दैट वाज द क्वेश्चन। तो कि भाई क्या होगा, सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे, अंदर कुछ नहीं आएगा। दैट वाज द सिंपल आंसर उसका। तो लिखना कुछ नहीं है, इफ़ वी गिव चार्ज टू अ कंडक्टर and we assume a Gaussian surface just inside the conductor, it will contain no charge. If we assume Gaussian surface just inside the conductor, मतलब कंडक्टर की जो लाइन है उसके थोड़ा सा ही अंदर, तो in that Gaussian surface there will be no charge. So we can say that electric field everywhere is zero. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो चार्ज ज़ीरो, चार्ज ज़ीरो तो फ्लक्स भी ज़ीरो। तो इसका लॉजिकल मीनिंग ये 3-4 चीज़ें लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो चार्ज ज़ीरो होगा, चार्ज ज़ीरो होगा तो फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। That means if any charge is given to a conductor, that will reside to its outside surface only. आउटसाइड पे ज़्यादा फोकस करना, कंपलसरी आउटसाइड पे ही रहेगा। अब इसमें और क्या समझना है कि अगर कैविटी होगी तो भी सेम, इफ देयर विल बी कैविटी इनसाइड द कंडक्टर या एम्प्टी स्पेस बिटवीन इनसाइड द कंडक्टर, तो भी यही प्रॉपर्टी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब लॉजिकली सोचो कि इसके सरफेस के ऊपर चार्ज अक्यूमुलेट हुआ, मतलब चार्ज रिसाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा डेंसिटी होना चाहिए, लैम्बडा, सिग्मा की रो? सिग्मा होना चाहिए, बिकॉज उसके सरफेस पे है, अंदर तो गया नहीं, तो इट विल ओनली रिसाइड ऑन सरफेस। तो इसके ऊपर कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका एक रिलेशन लिख लो, निमाटा अलग ड्राइंग बनाऊंगा, ऐसा एक ड्राइंग बनाओ, एक जगह पे थोड़ा शार्प एज बनाना। Logically we understood that the charge residing on the surface, so there will be surface charge density defined for this case. मतलब इसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कोई चार्ज दिया, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट, कि ये सिग्मा जो है, जैसे इस सरफेस को चार्ज दिया, तो क्या सिग्मा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सरफेस में कि नहीं होगा? मतलब कोई चार्ज हम देंगे तो चार्ज डेंसिटी पूरे सरफेस पे इक्वल होगी कि नहीं होगी? इक्वल नहीं होगी। समझते हैं कैसे? सिग्मा का जो रिलेशन है वो ऐसा है, 1/RC, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली डिपेंड करता है सिग्मा। यहाँ पे शार्प एज है तो यहाँ पे एक सिग्मा 1, यहाँ पे एक सिग्मा 2, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया
फिर पूछा व्हाट वी कैन से अबाउट द सिग्मा रिलेशन, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, बोथ आर सेम और नन ऑफ दी अबव। तो क्या आएगा, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। क्यों? बिकॉज इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, बिकॉज आर्क थोड़ा कम है, इधर आर्क एज वाला है तो ज़्यादा है। अब इसका एक बेसिक आइडिया क्या समझना होता है कि सिग्मा अगर ज़्यादा हो गया उससे होगा क्या, अगर चार्ज अक्यूमुलेशन अनइवन हुआ और एक जगह पे ज़्यादा हो गया, शार्प एज पे ज़्यादा हो गया, तो चार्ज अक्यूमुलेशन ज़्यादा होने की वजह से सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ से लीक होने के चांसेस हैं चार्ज के, प्लस इतना प्रेशर बढ़ जाएगा इस कंडक्टर के ऊपर कि ये ब्रेक हो सकता है, फिर टूट सकता है कंडक्टर। वो कैसे वो समझेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर का थियरी भी आज के ही लेक्चर में है, तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, इसको मैथमेटिक कंसेप्ट वाइज समझेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के तौर पर लिख लो इसको कि सिग्मा विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द कंडक्टर। सबसे पहले कि चार्ज ओनली सरफेस पे गया, इसलिए सिग्मा इज डिफाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, और सिग्मा जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। પોતાની લેંગ્વેજમાં લખીને ડાયાગ્રામ બનાવી भी લેવાનો એટલે ભૂલાય नहीं। इसके लिए भी लिख सकते हो सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2, और रीज़न भी लिख सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जैसे ये फैन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है वो भी ऐसे बनाई जाती है, स्फीयर एक प्रॉपर शेप की बनाई जाती है जो इक्वी डिस्टेंट हो हर एक जगह से, किसी भी जगह पे कोई शार्प एज ना रह जाए। अगर शार्प एज रह जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीक हो सकते हैं, मतलब चार्ज लीक हो सकता है, या फिर वो कंडक्टर ही ब्रेक हो सकता है, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे चार्ज रिंग होती है तो उसमें टेंशन बढ़ता है, ये पूरा अंदर से भरा हुआ है तो एक क्या चीज़ बनेगी, इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, उस पॉइंट पे इंटरनल प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो पॉइंट वहाँ से ब्रेक होने के चांस होते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर डिज़ाइन सच दैट कि वहाँ पे कोई शार्प एज बच ना जाए। जैसे जब स्फीयर की बात करते हैं, चार्ज ऑन स्फीयर, किसी भी स्फीयर के लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का होता है उसकी स्फीयर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, वो इस संडे को आ जाएगा, सारे स्फीयर के सारे केस। टोटल 4 टाइप के स्फीयर होते हैं, एक अंदर से होलो होता है, एक सॉलिड होता है, कंडक्टिंग होलो, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग होलो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। तो 4 टाइप के स्फीयर हुए। 4 टाइप के स्फीयर में क्या क्या ढूंढना होता है, ओके। एक पॉइंट अंदर होगा, एक पॉइंट बाहर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट और दोनों का ग्राफ, फिर पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, फिर दोनों का ग्राफ, मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। तो 6 चीज़ ढूंढ सकते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी टू माइंड द सिस्टम, इस सिस्टम बनाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज़ हुई। अब ये स्फीयर है तो स्फीयर का हर एक पॉइंट से डिस्टेंस आर है, पूरे सरफेस का डिस्टेंस आर है। दैट्स वाई इसके ऊपर अगर कोई चार्ज देंगे तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड समझना इजी है, इससे निकलने वाला पोटेंशियल समझना इजी है, इसको बाइंड करने वाली एनर्जी समझना नॉर्मल है। समझ में आ रहा है। तो टोटल 4 टाइप के स्फीयर है, हर एक स्फीयर के लिए टोटल 7 चीज़ों को डिफाइन करना है। तो टोटल 28 चीज़ें हैं जो एक साथ समझनी पड़ती है। तो इसको संडे 2 घंटे वाले लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। ये समझ में आया कि ट्रांजिशन हो रहा है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लीनियर वाली सब चीज़ें पती, लैम्बडा वाली चीज़ें ख़त्म हो गई, अब सिग्मा वाली चीज़ें आ रही है। तो ये जो कंडक्टर का जो अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है क्या करना होता है। तो सिमिलरली ये आज नहीं ले पाएंगे अपन, तो इसको समझ लिया कैसे करना है। कोई डाउट किसी को इसमें? शार्प एज नहीं बननी चाहिए, शार्प एज बनी तो क्या होगा वो भी हमको पता है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, यू हैव टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। हेडिंग लगाओ, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पावर का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा और ये ब्रेक हो जाएगा। रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होता है और रिंग को प्रॉब्लम होती है। ये सरफेस है तो इसके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा, तो प्रेशर का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं।
तो ये मेथड हुई कि स्फीयर के 7 टोटल क्वेश्चन होंगे। ये तो आज तक पूछा है। स्फीयर ऐसा टॉपिक है जिसमें से 50 to 60% चांसेस होते हैं हर साल क्वेश्चन आने के। तो उसके ऊपर अलग से ही एक लेक्चर डेडिकेटेड रखा होगा जिसमें सब एक साथ चल जाएगा। उसमें स्फीयर के अलग कोई और कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। रीडिंग क्या लगाया? जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। अब आपको जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? यही कंडक्टर अगर मान लो नहीं चाहिए रिपेयर करना पड़ता। ये सब कनेक्ट होकर के आप स्फीयर को इजीली समझ पाओगे। बाकी इसको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, रटने वाली चीज़ें हैं, रट लो तो भी चलता है, पर इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो स्फीयर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। दैट्स वाई इसको टाइम दे रहे हैं। अब क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, एकदम ईजी थियरी है। अब जैसे ही इसको चार्ज देंगे तो वो सिग्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे कंडक्टर के ऊपर। लॉजिकली हमने समझ लिया कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। यहाँ से गॉसियन सरफेस सोचा और आंसर लाए। अब आउटसाइड लाना है तो क्या कर सकते हैं? गॉसियन सरफेस कैसा सोचना चाहिए? सिलिंड्रिकल। उससे तो क्या होगा? अभी हमने क्या सीखा कि सिग्मा अनइवन है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि बड़ा सरफेस अगर सोच लो तो इधर डेंसिटी अलग, इधर डेंसिटी अलग, इधर डेंसिटी अलग, डेंसिटी अलग तो चार्ज अलग, चार्ज अलग तो निकलने वाली फील्ड अलग। समझ में आ रहा है? तो इसके आसपास अगर मैं स्फीयर सोच भी लूँगा पर उससे आंसर गलत आएगा। समझ में आ रहा है? चांसेस ऐसा है कि रॉन्ग आ सकता है बिकॉज सिग्मा इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी सरफेस। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा डेडिकेटेडली इसको समझते हैं। अब लॉजिकली हमें क्या, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि सिलिंड्रिकल ही सोचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। क्यों? सिलिंड्रिकल भी ऐसा सोचना पड़ेगा कि इतना छोटा सरफेस एरिया कि उसके लिए सिग्मा कांस्टेंट हो जाए। बिकॉज जब तक सिग्मा कांस्टेंट नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर स्फीयर सोचा होता है इसके आसपास तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? बिकॉज सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। तो हमें करना क्या पड़ेगा? एक सिलिंड्रिकल सरफेस सोचना पड़ेगा। वो इतना छोटा होना चाहिए, समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, और वो इतना छोटा है, ये डी ए सरफेस इतना छोटा है कि उसका सिग्मा कांस्टेंट है पूरे चार्ज के लिए। अब इसके लिए क्या क्या ऑप्शन बचे? सिमिलर केस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए करेंगे, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके 2 ऑप्शन बनते थे, कर्व्ड सरफेस, फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट में भी 2 ऑप्शन बनेंगे, अपर सरफेस, लोअर सरफेस। एक अंदर चला गया, एक ऊपर चला गया। अब लॉजिकली हम सबको प्रूव करना आता है कि सिलेंडर के यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो ऐसी होगी और एरिया भी ऐसा होगा। तो ओनली एक ही सरफेस के लिए काम बन रहा है। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस के लिए तो 0 ही आएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, एरिया इज लाइक दिस, तो 90 डिग्री ये हो गया 0। फ्लैट सरफेस में भी अपर और लोअर, उसमें से लोअर में तो कोई चार्ज ही नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 हो गए। सबको क्लियर है कैसे हुए? तो एक अपर सरफेस ओनली बचा, उसमें क्या बचा? ई डॉट ए और क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन की जगह क्या लिख सकते हैं? ये हो गया पूरे पर अगर क्यू है तो इतने पे डी क्यू होगा, तो डी क्यू कैन बी डिफाइंड एज सिग्मा डी ए। अभी डिफाइन किया सिग्मा इज कांस्टेंट फॉर दिस सरफेस, तो डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए लिख सकते हैं। और ये सरफेस जो है वो छोटे से एरिया डी ए का है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार ट्राई करो, आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ से आगे ले जाएंगे तो हमारे पास बचा ई डॉट डी ए, क्यू इनकी जगह लिखा हमने सिग्मा डी ए, उसको डिवाइड किया एप्सिलॉन नॉट से, ये चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
वेयर सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। लोकल मतलब सस्ती क्वालिटी में हो, लोकल मतलब लोकल का भी कोई सिग्निफिकेंस है, दैट्स वाई वो वर्ड लिखना ज़रूरी है कि सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। लोकल मतलब ओनली ड्यू टू दैट सरफेस, मतलब उसके खुद की, किसी और की नहीं। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द ऑल चार्ज और जस्ट द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे चार्जेस की वजह से है कि सिर्फ इतने चार्ज की वजह से है। गॉस लॉ जब समझाया तभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ई नेट होती है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, और जो क्यू इन होता है दैट इज ओनली दैट पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस वाला क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी है पूरे सरफेस की। इसमें से जो क्वेश्चन इसके बाद करेंगे उसमें समझ में आएगा कैसे करना होता है। F इजिकल टू क्यू ई हम जब अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है, इस वाले क्यू की कि दूसरे क्यू की, अदर चार्ज की कि खुद की। सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस टू चार्जेस, एक क्यू एक कैपिटल क्यू, तो F इजिकल टू क्यू ई फॉर्मूला मैंने लिखा, वो है क्या एक्चुअली, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू दिस क्यू कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू दिस क्यू। अगर ये समझ में आया तो प्रेशर समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर जो समझ रहे हैं वो यहाँ से लॉजिक। ये सब गलती करते हैं, थोड़े टाइम बाद अगर इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो किसी की भी गलती हो सकती है इस पर्टिकुलर केस में, कि ये जो चार्ज है F इजिकल टू क्यू ई में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अदर चार्ज की होती है। याद करो कि जब मैं ये करा रहा था कि डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, मतलब डिस्क की वजह से डाइपोल पे फोर्स, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की थोड़ी लिखते थे, डिस्क की लिखते थे, बिकॉज डिस्क इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन डाइपोल। समझ में आ रहा है? तो उसकी खुद की, इसकी खुद की फील्ड नहीं लेनी होती है, किसकी लेनी होती है, जिसकी वजह से फोर्स फाइंड कर रहे हैं उसकी फील्ड। तो इसको भी किसी जगह पे लॉजिकली लिख लेना और टाइम टू टाइम रिवाइज करना, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम होने के चांस बहुत होते हैं। सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, मतलब उस खुद सरफेस पे जो चार्ज है वही डेंसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मतलब अगर इसमें किसी और सरफेस की बात करी जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें आएगी, बाजू में कोई और चार्ज पड़ा है तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। समझ में आ रहा है? चलो हेडिंग लगा दो इलेक्ट्रिक प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, समझना थोड़ा मुश्किल है, 4 से 5 पेज का डेरिवेशन होता है, और एकदम डिफाइन, वेल डिफाइंड तरीके से अपने 3-4 स्टेप में करने का ट्राई किया है, उसी को याद करना और ऐसे ही समझना। बॉस करवा रही हूँ चार्ज का। प्रेशर कैसे निकालते हैं? सपोज वी हैव अ सरफेस लाइक दिस, एक कंडक्टर है ऐसा। अब इस कंडक्टर के पास बाहर से कोई चार्ज देंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज सिचुएशन क्या होगी इसके साथ, ये सारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हम सबको पता है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया। तो वी हैव टू अज्यूम सम एरिया इन दिस पर्टिकुलर केस। ये एक एरिया निकाला, तो फोर्स क्या होगा, F इजिकल टू क्यू ई बाई ए।
इसका जो Q होगा वो Q और इलेक्ट्रिक फील्ड का E डिवाइड बाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस सरफेस की, अभी अभी हमने फाइंड करी, क्या आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो भी यहाँ लिख सकते हो। एरिया इसका क्या होगा, छोटा सा एरिया डी ए। तो इसको सॉल्व करो, क्या आता है आंसर, सबका ऐसा है सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट राइट और रॉन्ग? गलत है। कैसे गलत है? अभी अभी हमने समझा फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। इधर मैंने क्या किया, डी क्यू इज द स्मॉल चार्ज ऑफ दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ली वो तो सबकी है। अभी अभी हमने पिछली बार भी रिवाइज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। अगर एफ इज इक्वल टू क्यू ई बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस खुद की तो निकालनी पड़ेगी, ये जो डी क्यू चार्ज है उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा उसके अंदर से। समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा? ये सारे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें से इस डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो कंसेप्ट वाइज एफ इजिकल टू क्यू ई में क्या होना चाहिए, एफ इजिकल टू क्यू ई, अभी अभी हमने वही रिवाइज कराया कि एफ इजिकल टू क्यू ई में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल नॉट ऑफ क्यू चार्ज, कि क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं होगी, अदर चार्ज की होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखेंगे वो क्या होनी चाहिए, क्यू ऑफ अदर चार्ज, नॉट दिस चार्ज। तो अदर चार्ज मतलब पूरे की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी निकाल दो, तो उसकी कैसे आएगी वो हमें समझना पड़ेगा। कोई आइडिया है कैसे निकाल सकते हैं इस डी क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को? सरफेस है तो सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सपोज दिस इज द सरफेस डी ए, वही सरफेस जो है वही फिर से ले लिया हमने। तो इस सरफेस के जस्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होगा, मतलब उसके सामने ये डी ए भी इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा है? रिलेटिवली सपोज मैं बोलता हूँ कि ये जो एरिया है वो 1 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर है और ये जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम है। तो इसके सामने ये आर के सामने ये जो डिस्टेंस है वो तो इनफाइनाइट हो गया। समझ में आ रहा है? तो किसी भी इनफाइनाइट शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। किसी भी इनफाइनाइट शीट की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमको पता है। ये किसका हुआ, डी क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कौन सी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज, नॉट दैट डी क्यू। डी क्यू की नहीं चाहिए, डी क्यू की नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो उसको कैसे निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल होगी, पहले तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई ऑफ अदर चार्ज। ये कहाँ से आया, समझ में आया? ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटे सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अदर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बाहर के चार्जेस हैं, पूरे सरफेस का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इतने सरफेस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? तो ई अदर का क्या मिलेगा हमको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ई अदर क्या होगा,
ये एक बार या आधी बार, तो आधी बार बचेगा, 1 रुपये में से आधा रुपया जाएगा तो आधा रुपया बच जाएगा। अब सिंपली फिर से ये इसी इक्वेशन को सॉल्व करो, पर अभी ई अदर को रख के सॉल्व करो, तो आंसर क्या आएगा? डी क्यू इंटू ई अदर डिवाइड बाई डी ए, तो आंसर आएगा डी क्यू ई अदर विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की जगह लिख सकते हैं सिग्मा डी ए, और नीचे डी ए तो था, डी ए कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया प्रेशर। यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि सिग्मा बढ़ा तो प्रेशर इमेंसली बढ़ जाएगा, इसके स्क्वायर के साथ प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर कहीं पे भी शार्प एज होगी तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि कंडक्टर विल ब्रेक डाउन। तो व्हाट इज द कंडीशन टू ब्रेक द कंडक्टर? तो शार्प एज इतनी एज कर दो कि सिग्मा, ये दो रिलेशन याद रखने हैं कि या तो प्रेशर बढ़ा हो तो कंडक्टर ब्रेक होगा। प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं? सिग्मा बढ़ा के। सिग्मा कैसे बढ़ा सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को छोटा करके। सिंपल। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस लेक्चर। इसके बाद जो टॉपिक है वो स्फीयर्स पे चला जाएगा। 4 टाइप के स्फीयर आएंगे। ऑलमोस्ट कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। स्फीयर के बाद 2 लेक्चर और चाहिए होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 भी खत्म हो जाएगा। स्फीयर के सिर्फ टाइप लिखने हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो वो संडे को तो फिर से लिखेंगे। मतलब संडे का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि 50% क्वेश्चन जो आते हैं वो स्फीयर के टॉपिक में से आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो संडे के 2 घंटे ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ ही सकता है। जैसे एरर एनालिसिस में से 2 क्वेश्चन आते थे, 1 ईयर कैलिपर्स बनाने का एक क्वेश्चन और एरर का एक क्वेश्चन। मतलब कुछ टॉपिक ऐसा होते हैं कि टॉपिक में इतना दम होता है कि क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है? तो एरर वाले टॉपिक में इतना दम था। सपोज पूरा मैकेनिक्स करके गए तो 2-3 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। मतलब 3rd चैप्टर में से एक, 4th में से एक, 5th में से एक, 6th में से एक, तो 4-5 क्वेश्चन की आपको एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन इसमें इतना ताकत है एरर वाले टॉपिक में कि एक टॉपिक करके आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत कम टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें 2 घंटे 2 और एक क्वेश्चन ले जाओ। तो ऐसा ये संडे है, तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो संडे कोई मगजमारी नहीं, शांति थी। लेक्चर हम पर जो आ रहे थे तो लाइन जसो घरे कसो।